नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, 7th क्लास की जो साइंस की बुक है वो हमने स्टार्ट कर दी थी और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो अध्ययन बिंदु हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं हमें। भोजन का अंतर्ग्रहण, अमीबा में संग्रहण एवं पाचन, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, मानव में पाचन और भोजन संबंधी अच्छी आदतें। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण जैसे जटिल पदार्थ होते हैं। जो हमारा पीछे वाला चैप्टर है फर्स्ट, उसमें हमने यही पढ़े थे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी भोजन के प्रमुख अवयव पढ़े थे हमने। क्या होता है भोजन के प्रमुख अवयव? जो भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। इन जटिल पदार्थों को सीधे इस रूप में उपयोग नहीं लिया जा सकता, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदला जाना आवश्यक है। जटिल खाद्य पदार्थों के सरल पदार्थों में परिवर्तित होने या टूटने के प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ये है किसकी? पाचन की डेफिनेशन। क्या होता है कि जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ कौन से हैं? ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो ये क्या होते हैं? इन पदार्थों के सरल पदार्थों में परिवर्तित होने या टूटने के प्रक्रम को पाचन कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित अन्य कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा अपने आहार के लिए पादपों पर निर्भर रहने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर हैं। किस पर निर्भर है? पादपों पर निर्भर हैं। जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे वे शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करते हैं। जंतुओं द्वारा अपनी शारीरिक वृद्धि, विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण की डेफिनेशन कि जंतुओं द्वारा अपनी शारीरिक वृद्धि, विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। इस अध्याय में हम प्राणियों की विभिन्न पोषण विधियों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से प्राणियों की? पहले आता है आपका पहले अमीबा में संग्रहण एवं पाचन। ठीक दोस्तों, अमीबा का पोषण होता है, फिर क्या होता है? संभरण क्या है? पोषण की बात है। अमीबा में संग्रहण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। कौन सा है? एक कोशिक। इसमें क्या पाई जाती है? एक कोशिका। 6 क्लास का जो चैप्टर था सेल्स वाला, कोशिका, उसमें हमने पढ़े थे एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। यदि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है 7th क्लास की साइंस बुक, उसमें पूरे मैंने 17 चैप्टर करवा दिए हैं और उसमें एक स्पेशल चैप्टर है कोशिका का, तो वो देख लेना। इससे आपको कोशिका का जो पूरा चैप्टर है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं। फिर है अमीबा की कोशिका को घेरे हुए एक कोशिका झिल्ली होती है। इसमें एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक संकुचनशील रसदानियाँ पाई जाती है। ठीक दोस्तों, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति को बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें पादाब कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो पादाब है, इसका संबंध किससे है? अमीबा से, जो इसे गति करने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अमीबा को जो भोजन करता है
ठीक है। उसकी गति करने में और भोजन पकड़ने में सहायता कौन करते हैं? जो पादाब होते हैं, किसके समान होते हैं? ये अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है। यही उसको जो गति करते हैं और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। फिर है दोस्तों नेक्स्ट, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार के रूप में ग्रहण करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यदानी में फंस जाते हैं। यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। एंडोसाइटोसिस कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया? जब क्या होता है कि जब अमीबा है, इसको भोजन का आभास होता है तो ये क्या करता है? खाद्य कण के चारों ओर पादाब होते हैं, ये विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी जो खाद्यदानी है उसमें फंस जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। फिर है, खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन में काम आते हैं। बिना पचा अपशिष्ट पदार्थ खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसा सभी जीवों में पाया जाता है, उत्सर्जन क्या करता है? उत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये है देखो दोस्तों अमीबा है। अमीबा की जो भोजन प्रक्रिया है उसका जो डायग्राम है ये दिखा रखा है। ठीक दोस्तों। फिर आता है शाकाहारी अथवा घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। जो शाकाहारी होते हैं, घास खाने वाले, ये भी हमने 6th क्लास का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा है, शाकाहारी और मांसाहारी। अगर इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है तो कक्षा 6 है, कक्षा 6 उसमें चैप्टर दे रखा है पूरा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो वो आप पढ़ लेना। ये भी आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा है। देखो, फिर क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले अन्य शाकाहारी जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे घास नहीं खा रहे होते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम है आप सभी को ये बात तो, कि जो गाय, भैंस और भेड़, बकरी जो भी होते हैं, उनको जब चारा डाला जाता है तो वो एक साथ ही निगल लेते हैं। वो जाता कहाँ पर है? वो अमाशय के एक भाग में इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या करते रहते हैं वो? फिर पूरे दिन भर जुगाली करते रहते हैं, धीरे धीरे उसको पचाते रहते हैं। अमाशय का यह भाग रूमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। देखो दोस्तों, जो चारा होता है, वो घास होता है, वो जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के भाग में इकट्ठा कर लेते हैं। उस भाग का नाम क्या है? अमाशय का यह भाग रूमेन यानी प्रथम अमाशय कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो पूछा जा सकता है कि रूमेन क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूमेन क्या होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? जुगाल या कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट, जो जुगाली करते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रोमंथन या जुगाली करना। और ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है? रूमिनेंट अथवा रोमंथी। जो क्रिया होती है वो तो होती है रोमंथन, और जो जंतु होते हैं रोमंथन करने वाले वो होते हैं रोमंथी। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट है रोमंथी और रोमंथन। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो घास में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। सेलुलोज पाचन करने वाले जंतुओं की आंत बड़ी होती है।
रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहद्रांत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना पाई जाती है जिसे अंडनाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रूमिनेंट्स क्या होते हैं समझ गए होंगे आप, जो जुगाली करते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, क्षुद्रांत एवं बृहद्रांत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंडनाल कहते हैं। भोजन में उपस्थित सेलुलोज का पाचन इसी अंडनाल में सेलुलोज को अपघटित करने वाले जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, गाय भेड़ भैंस बकरी, इनमें क्या होता है कि जो क्षुद्रांत बृहद्रांत होती है, इनके बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंडनाल कहा जाता है। तो जो अंडनाल होती है उसमें क्या होता है, सेलुलोज का पाचन होता है। ठीक दोस्तों, और जो कि क्या होती है, मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। मनुष्य में ये नहीं पाया जाता, ये गुण जुगाली करने वाला यानी अंडनाल है वो नहीं पाई जाती है। ये देखो दोस्तों, ये है ग्रसनी, ये है रूमेन। ठीक दोस्तों, रूमेन, और ये क्या है, क्षुद्रांत। ठीक है दोस्तों, और ये है अंडनाल, ये दिखा रखी है, ये क्या है, अंडनाल। और ये है बृहद्रांत, ये तो है बृहद्रांत, और ये है पूरा आमाशय, ये क्या है, पूरा आमाशय। और ये है अंडनाल और ये बृहद्रांत। ठीक है दोस्तों, ये होती है क्षुद्रांत, ये दिखा रही है क्या है, क्षुद्रांत। देखो यहाँ पर दिखाया गया रूमेन, ये है रूमेन। रूमेन क्या होता है, ये देखो अभी भी मैंने बताया आपको कि आमाशय का यह भाग रूमेन कहलाता है। कि रूमेन में क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम इकट्ठा होता है जाके वो कहाँ पर होता है, रूमेन में इकट्ठा होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पर इकट्ठा होगा रूमेन में, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये टुकड़ों के रूप में अपने मुंह में लाते हैं, फिर उसकी जुगाली करते रहते हैं। फिर है मानव में पाचन। अब है मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, आहार नाल में इसे पचाते हैं तथा इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। यह नली आहार नाल कहलाती है। दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पाचन। जो पाचन वाला है, ये जो आपका रीट का सिलेबस है, इसके अंदर भी ये टॉपिक दे रखा है, साफ साफ मेंशन कर रखा है टॉपिक। तो इसके जो रीट के लिए है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। देखो, भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। यह नली आहार नाल कहलाती है। देखो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मनुष्य की आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बृहद्रांत यानी बड़ी आंत, मलद्वार या गुदा। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत एवं आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि पाचक रस स्त्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए हम सब जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो देखो, मुख एवं मुख गुहिका। देखो ये है मुख, ऊपर दिखा रखा है। ये क्या है? मुख गुहिका।
भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मुख गुहिका में दांत पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब जो दांत है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखो, मनुष्य में जो 32 दांत होते हैं वो 32 के 32 इस प्रकार से दिखा रखे हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4। यहाँ इसको 4 भागों में बांटा गया है इस तरह से। फर्स्ट में 8, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और चौथे में 8। तो 8 दांत हो गए। ये तो होता है ऊपरी वाला, ऊपरी जबड़ा, और ये कौन सा होता है, निचला जबड़ा। 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब देखो जो दांत के प्रकार हैं, ये तो होते हैं कौन से, चवर्णक। ये कौन से होते हैं, अग्र चवर्णक। जो जाड़ होती है इनको जाड़ बोला जाता है। ये होते हैं रदनक। ये कौन से होते हैं, रदनक। और ये कौन से होते हैं, कृतंक। जो आगे आगे होते हैं वो हमारे होते हैं कृतंक, फिर साइड में होते हैं रदनक, फिर उसके बाद में होते हैं अग्र चवर्णक, और फिर लास्ट में कौन से होते हैं, चवर्णक, जो चबाने वाले। देखो, क्या सभी दांत एक जैसे दिखाई देते हैं? दांतों की बनावट में क्या अंतर है? क्या इनके कार्यों में भी अंतर है? आप अपना मुंह खोलकर शीशे यानी दर्पण में देखिए, विभिन्न प्रकार के दांतों को पहचानिए, इनकी संख्या मालूम कीजिए, उन पर अंगुली घुमाकर सतह का अनुभव करें। आप द्वारा पता लगाई गई जानकारी को सारणी में मिलाइए। फिर है दांतों के प्रकार, उनकी संख्या एवं मुंह में उपस्थिति। अब जो दांत है वो हमें पढ़ना है। देखो, पहला है कृतंक। कृतंक कौन सा होते हैं, ऊपरी जबड़ा। एक होता है निचला जबड़ा। तो ऊपरी जबड़ा होता है, उसमें कितने दांत होते हैं अपने, 4। जो आगे आगे जस्ट होते हैं वो कितने होते हैं, 4 दांत होते हैं। वो कौन से होते हैं, कृतंक। जो निचला जबड़ा होता है उसमें भी 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8। और इनका कार्य क्या है, भोजन को काटना। जो आगे आगे दांत है वो हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं, जोर से काटते हैं, गन्ने को छीलते हैं, तो किसे, आगे आगे वाले जो भाग होते हैं, काटना। ठीक है, भोजन को काटना, कृतंक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृतंक की संख्या कितनी होती है। कृतंक दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है, 8। ऊपरी जबड़े में कितनी होती है, 4। निचले में 4। फिर है रदनक। तो रदनक कितने होते हैं, रदनक होते हैं 2। जो कृतंक होते हैं उसके बाद में इनका नंबर आता है, साइड में होते हैं थोड़े। 2 ऊपरी में होते हैं, 2 निचले में होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4। इनका काम क्या है, भोजन को चीरना और फाड़ना। कृतंक का तो काटना, रदनक का चीरना और फाड़ना। फिर है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक कितने होते हैं, ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4। टोटल कितने हो गए, 8। ठीक दोस्तों। और देखो, कृतंक होते कैसे हैं, ये तो होते हैं धारदार। रदनक कैसे होते हैं, नुकीले। इस तरह से होते हैं दोस्तों, ये नुकीले। ठीक है। और जो कृतंक होते हैं वो हमारे सामने वाले, वो किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं, घुमावदार, चौरस लगभग। अगर चवर्णक कैसे होते हैं, खुरदरे, यानी नीचे की जो साइड होती है उनकी इस तरह से होती है, इस तरह से खुरदरी सी। ठीक है, ये तरह जाड़ी होती है वो। फिर है चवर्णक। चवर्णक भी कैसे होते हैं, खुरदरे। ये भी क्या होती है, हमारी जो जाड़ होती है इस तरह से होती है, नीचे वाली साइड। ठीक है दोस्तों। तो चवर्णक ऊपरी जबड़े में कितने, 6। निचले जबड़े में 6। टोटल कितने हो गए, 12। तो इस प्रकार से दोस्तों, ऊपरी जबड़े में 16, निचले जबड़े में भी 16। तो टोटल कितने हो गए, 32 दांत होते हैं। ये सभी आपको मालूम है। फिर है मिठाइयाँ और दांत, दंत क्षय। देखो, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं फास्ट। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्माण करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुँचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए।
तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सावधानियाँ बताई गई है। फिर देखो दोस्तों, जो जीभ है इसकी संरचना दिखाई गई है। जो स्वाद कलिकाएँ होती है वो होती है इस सिरे में, नीचे आगे वाले सिरे में। आगे भी बताया गया, देखो हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार रस यानी लार स्त्रावित करती है। जब हम भोजन चबाते हैं तो लार ग्रंथियों से लार निकलकर भोजन में मिलती है। तो लार मिलने से भोजन क्या होता है, लुगदी नुमा होता है एवं लसलसा हो जाता है। यह भोजन का आंशिक पाचन प्रारंभ हो जाता है। लसलसे भोजन को निगलने में आसानी होती है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर अधरतल से जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य का पता है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। फिर आती है आपकी भोजन नली यानी ग्रसिका। मुख गुहिका से भोजन ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। फलस्वरूप वमन, जिसे उल्टी बोलते हैं, द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब आप भोजन के बाद आपने वमन यानी उल्टी की हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। आपने अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। फिर आता है दोस्तों आमाशय। आमाशय क्या होता है? आमाशय मोटी भित्ति युक्त एक थैली नुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं यू आकृति का होता है दोस्तों, इस तरह से, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। जो आहार नाल होती है उससे नीचे वाला भाग होता है यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। जो क्षुद्रांत कौन सी होती है? छोटी आंत। कौन सी होती है? छोटी आंत। देखो दोस्तों, ये होती है ग्रसिका, इससे जुड़ा होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है? भोजन का पाचन। फिर लास्ट में जो दूसरा शिरा होता है ये कहाँ से जुड़ता है? क्षुद्रांत से यानी छोटी आंत से। देखो, आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्त्रावित करती है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आमाशय इम्पोर्टेंट है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जिसे बोलते हैं जठर रस। जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में कौन तोड़ता है? पाचक रस या जठर रस। फिर आती है आपकी क्षुद्रांत। क्षुद्रांत लगभग 6 से 8 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। सबसे लंबी होती कितनी होती है ये? 6 से 8 मीटर की। ठीक है दोस्तों, यह यकृत एवं अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त भित्ति से भी कुछ रस स्त्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है, जो यकृत होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्तरस स्त्रावित करती है। जो पित्तरस होता है, पित्तरस स्त्रावित कौन करता है? यकृत। जो एक थैली में संग्रहित होता है इसे पित्ताशय कहते हैं। जो पित्तरस जहाँ पर संग्रहित होगा उसे कहा जाएगा पित्ताशय।
पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो दोस्तों ये बात हो गई किसकी, क्षुद्रांत की। क्षुद्रांत में अवशोषण, ठीक है दोस्तों, ये जो होता है पूरा क्या होता है, क्षुद्रांत, छोटी आंत। ठीक दोस्तों, इस तरह से जो पूरी होती है 6 से 8 मीटर लंबी होती है। इस तरह से घुमाव फिरा के नली होती है, ये इस तरह से 8 मीटर की होती है, 6 से 8। अब देखें आगे, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। किसे कहेंगे स्वांगीकरण? जो अवशोषित पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाएँ, जो रुधिर नलिकाएँ होती हैं, उनके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। फिर क्या होता है कि उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। जो वे पूरा सिस्टम होता है, पूरा प्रक्रिया है, इसको स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ग्लूकोज का विघटन होगा ऑक्सीजन की सहायता से होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विघटित इसका हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है तो क्या होता है, अथवा अवशोषण नहीं होता है, बृहद्रांत में भेज दिया जाता है। और फिर जो बृहद्रांत है ये क्या होती है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत का जो लास्ट सिरा कहाँ पर जुड़ता है, जो उत्सर्जन अंग होते हैं। ठीक दोस्तों, ये देखो बृहद्रांत, इसे बोलते हैं बड़ी आंत। ये होती है बृहद्रांत। बृहद्रांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। होती कैसी है, चौड़ी, लेकिन कैसी होती है, छोटी। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। देखो ये दे रखा दस्त। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में भी यह घातक हो सकता है। कौन सी अवस्था होती है, जो लास्ट एज होती है, बुढ़ापे वाली अवस्था। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना। जैसे शरीर में जल की कमी हो जाएगी तो क्या लग जाएंगे, दस्त लग जाएंगे। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडे किया हुआ जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल या ORS कहते हैं, जो सरकारी अस्पतालों में भी प्राप्त किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि पाचन तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ एवं निरोग रहे, इसके लिए हमें भोजन संबंधी अच्छी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है भोजन संबंधी अच्छी आदतें। तो अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं? भोजन संबंधी निम्नलिखित बातों पर ध्यान देकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। कौन कौन सी है? भोजन करने से पहले व बाद में हाथ व मुँह को अच्छी तरह साफ करें। भोजन स्वच्छ स्थान पर बैठकर करें।
हमेशा ताज़ा और ढका हुआ भोजन करें। निश्चित समय पर भोजन करें। स्वस्थ मन से तनाव मुक्त रहकर धैर्यपूर्वक करें। संतुलित भोजन करें। भोजन को अच्छी तरह चबाएं। भोजन में रेशेदार पदार्थ, हरी सब्जी का सलाद के रूप में सेवन करें। आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करें। सभी प्रकार का भोजन रुचिपूर्वक करें। भोजन करते समय बातें नहीं करें। भोजन करने के लगभग 1 घंटे बाद पानी पिएं। भोजन जूठा नहीं छोड़े, क्योंकि भारतीय ग्रंथों में इसे अन्न देवता कहा गया है। ठीक दोस्तों, ये है पाचन संबंधी अच्छी आदतें। ये वज्रासन है। ठीक दोस्तों, वज्रासन है, या इसको आप थोड़ा पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि ये जो वज्रासन है पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे जो अपच है, एसिडिटी, कब्ज, मोटापा है इत्यादि नहीं बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यही कंप्लीट होता है। देखो आपने क्या सीखा, देख लेते हैं फास्टली। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती है, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगता है। आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस स्त्रावित करती है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो आंतरिक सतह होती है श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक एवं पाचक रस स्त्रावित करती है। कौन कौन सी? श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस स्त्रावित करती है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई रचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोमी अथवा रसांकुर कहते हैं। गाय, भैंस तथा घास खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट्स। अमीबा की खाद्य दानी में भोजन का पाचन होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमीबा होता है, उसमें भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? खाद्य दानी में। मनुष्य में कृंतक, रदनक, अग्र, चवर्णक और चवर्णक 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। मुख, गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। और दोस्तों इसके अभ्यास क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। जो मनुष्य है, मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृंतक दांतों की संख्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बचे हुए भोजन का, क्वेश्चन नंबर 2, बचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जिस अंग में होता है वह कौन सा होगा? चारों में से बताना आपको। हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया जिस अंग में पाई जाती है वह होता है, क्या होता है दोस्तों? इसका भी राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।